बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने न्यूनेटल असेसमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने स्किन की असेसमेंट और जो नॉर्मल फाइंडिंग्स थी वो पढ़ ली थी। आज हम हेड एंड आइज़ की असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेड की असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप न्यू बॉर्न की हेड की असेसमेंट करते हैं, आपने फर्स्ट बेबी की हेड की साइज़ को देखना है, शेप को देखना है, हेयर कलर, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, देन स्काल्प की कंडीशन को देखना है कि स्क्रैची या डैंड्रफुल स्काल्प तो नहीं है। देन आते हैं फिर हम फॉन्टेनेल्स पर। हम बेबी की फॉन्टेनेल्स को असेस करते हैं एंड और बेबी के हमारे पास 2 फॉन्टेनेल्स होते हैं, एक एंटीरियर एंड दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर। अब हमारे पास एंटीरियर फॉन्टेनेल जो होता है वो डायमंड शेप का होता है एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल हमारे पास ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंड एंटीरियर फॉन्टेनेल की जो साइज़ होती है वो 2 to 3 या 3 to 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है एंड जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है वो 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक साइज़ में होगा। अब एंटीरियर फॉन्टेनेल हमारे पास 12 to 18 मंथ में क्लोज होता है, जबकि पोस्टीरियर फॉन्टेनेल हमारे पास 2 to 3 मंथ में क्लोज हो जाता है। अब अगर ये स्पेसिफिक टाइमलाइन में ये फॉन्टेनेल्स हमारे पास प्रॉपरली क्लोज ना हो तो वो किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को इंडिकेट करेगी। दिस गाइड अस एंड डायग्नोजिंग द पेशेंट। वो इंडिकेट करेंगी या तो हाइड्रोसेफेलस कंडीशन को या विटामिन डी डिफिशियंसी होगी उसकी वजह से भी हो सकता है, या डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करती है। अब ये फॉन्टेनेल हमारे पास सॉफ्ट होंगे, फेम होंगे एंड फ्लैट होंगे। देन हमारे पास सुचर्स के बारे में बताया गया है। सुचर्स आर द fibrous immovable joint and the skull bone। ये हमारे पास बेबीज में पल्पेबल होंगे एंड स्मॉल सेपरेशन होंगी इनमें न्यूबॉर्न में। अब ये स्मॉल सेपरेशन इनमें क्यों होगी? क्योंकि बेबी की जो ब्रेन की ग्रोथ होती है वो कंप्लीट नहीं हुई होती। 2 इयर्स तक बेबी का जो ब्रेन होता है वो ग्रोथ करता है। फॉर दैट पर्पस ये जो सुचर्स होती है इनमें स्मॉल स्पेस होता है ताकि ब्रेन की ग्रोथ को वो अलाउ करे और उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट ना करे। देन यहाँ पर हमारे पास डायग्राम के ज़रिए सुचर्स को बताया गया है डिफरेंट। जो कोरोनल सुचर्स होती है वो हमारे पास फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के दरमियान होती है एंड जो लेम्बॉइडल सुचर्स होती है वो पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन के दरमियान होती है एंड स्क्वैमस सुचर्स हमारे पास टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन के दरमियान होती है और ये हमारे पास एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड इधर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के बारे में बताए गए हैं। अब ये जो सुचर लाइंस होती है बेबीज में, मैंने कहा ना, स्मॉल सेपरेशन में होती है एंड ब्रेन की ग्रोथ को अलाउ करती है। नेक्स्ट हम आगे एक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि क्या होता है, ये सुचर क्लोज हो जाती है और ब्रेन की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती है। अब ये जो हमारे पास ब्रेन की ग्रोथ होती है ना वो परपेंडिकुलर टू द सुचर लाइन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेजिटल सुचर है ना, तो इसकी परपेंडिकुलर ही हमारे पास ब्रेन की ग्रोथ होगी। मतलब सेजिटल सुचर ब्रेन को अलाउ करेगा साइड टू साइड ग्रोथ करने के लिए एंड ये जो हमारे पास कोरोनल सुचर है ना, ये क्या करेगा, फ्रंट टू बैक जो ब्रेन की ग्रोथ है उसको अलाउ करेगा। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर ये हमारे पास एक लाइन है तो इसके स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल अगर हम ड्रॉ करें ना तो इसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। जिस भी साइड पर हमारे पास सुचर होगी उसकी परपेंडिकुलर ही वो ग्रोथ करेगा। इस तरह कोरोनल सुचर अलाउ करता है फ्रंट टू बैक ग्रोथ को एंड सेजिटल सुचर अलाउ करते हैं साइड टू साइड ग्रोथ को ब्रेन के। ये हमारे पास एक कंडीशन है, क्रैनियोसाइनोस्टोसिस।
एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि क्या हो जाते हैं, स्कल के जो सुचर होते हैं वो प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, ब्रेन के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से हमारे पास ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती और वो क्या होता है, हेड को एक एबनॉर्मल शेप दे देता है क्योंकि ब्रेन को जिस भी साइड पर जगह मिलेगी वो ग्रोथ करेगा। सो अगर हमारे पास साइड टू साइड ग्रोथ नहीं होगी तो वो फ्रंट टू बैक कर लेगा और फ्रंट टू बैक नहीं होगी तो वो साइड टू साइड कर लेगा और इस तरह हेड एक एबनॉर्मल शेप में हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्राइनियोसिनेस्टोसिस की क्लासिफिकेशन की गई है, उसके डिफरेंट टाइप के बारे में बताया गया है। अब ये टाइप हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सुचर्स हमारे पास फ्यूज्ड हुई है उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन की गई है। सो सबसे पहले हमारे पास स्केफोसिफेली कंडीशन के बारे में बताया गया है। इसमें हमारे पास क्या होता है, सेजिटल सुचर क्लोज हो जाते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल हेड है और ये सुचर लाइन को शो किया गया है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट स्केफोसिफेली को शो किया गया है। अब स्केफोसिफेली में मैंने कहा ना क्या होता है, सेजिटल सुचर क्लोज हो जाते हैं। अब इस पिक्चर में देखें ना, सेजिटल सुचर है ही नहीं और इसकी वजह से हमारे पास साइड टू साइड जो ग्रोथ थी ब्रेन की वो हो रही थी। अब हमारे पास साइड टू साइड नहीं होगी क्योंकि सेजुटल सुचर फ्यूज हुई है तो बेबी का जो हेड होता है वो फ्रंट टू बैक में वाइडेंट हो जाता है और इस तरह एक बोर्ड शेप सा स्ट्रक्चर बेबी के हेड का नजर आता है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो ब्रैकिसिफेली वाले है। ब्रैकिसिफेली में हमारे पास कोरोनल सुचर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब हमारे पास हमने ऊपर कहा ना कि कोरोनल सुचर क्या कर रहे थे, फ्रंट टू बैक ग्रोथ को अलाउ कर रहे थे। अब ये हमारे पास फ्यूज हुए है तो बेबी का जो हेड होता है, जो ब्रेन होता है वो क्या करेगा, साइड टू साइड ग्रोथ करेगा और इस तरह एक वाइड सा हेड बेबी का आपको नजर आएगा। सो यू कैन सी दैट हियर क्लियर एंड द पिक्चर। ये हमारे पास एक नॉर्मल हेड है एंड दिस हमारे पास ये क्या है, ब्रैकिसिफेली है जिसमें कि कोरोनल सुचर फ्यूज हुए थे एंड बेबी का हेड फ्रंट टू बैक ग्रोथ नहीं कर पा रहा था एंड एक वाइड सा साइड टू साइड ग्रोथ की वजह से एक वाइड सा हेड बन जाता है बेबी का। अब एक तीसरी पिक्चर में देखिए, इसमें देखिए ना फ्रंट टू बैक बेबी की ग्रोथ, ब्रेन की ग्रोथ नहीं हुई। देन नेक्स्ट हमारे पास एक्रोसिफेली वाली कंडीशन के बारे में बताया गया है। सो इसमें हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल सुचर्स फ्यूज हो जाते हैं, कोरोनल, सेजिटल एंड लैम्बोइडल। मल्टीपल सुचर फ्यूज हुए होंगे तो जो हेड होगा वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल शेप गेन करेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास प्लेगियोसिफेली के बारे में बताया गया है। सो इसमें क्या होता है, वन साइड वाले सुचर्स जो होते हैं वो फ्यूज हुए होते हैं। देखिए इसमें हमारे पास एक ही साइड का जो कोरोनल सुचर है वो फ्यूज हुआ है तो बेबी का जो हेड है एक साइड से इस तरह टिल्ट है और दूसरी साइड में हमारे पास प्रॉपर ग्रोथ हुई है। एंड नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ट्राइगोनोसिफेली वाली कंडीशन के बारे में बताया गया है जिसमें कि मेटोपिक जो सुचर्स होती है जो कि हमारे पास फ्रंटल जो बोन होती है उसके दरमियान होती है। तो ये वाली सुचर क्या करता है, फोरहेड के को मतलब फोरहेड में ब्रेन की ग्रोथ को अलाउ करता है और इसकी वजह से जो फोरहेड होता है इस तरह वाइड होता है। सो अगर ये वाली सुचर हमारे पास क्लोज हो जाए तो बेबी का जो हेड होता है वो एक ट्रायंगुलर शेप गेन कर लेता है और इस तरह एक जो बेबी का जो फोरहेड होगा वो बिल्कुल नैरो होगा और आईज जो होंगी उनकी वो भी हमारे पास क्लोज्ड होंगी बहुत। सो ये था हमारे पास डिफरेंट सिनेस्टोसिस की कंडीशन के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास
डिफरेंट 3 टाइप्स के कॉमन वेरिएशन के बारे में बताया गया है, जिसमें कि एक है कैपेट सैक्सेडिनम, नेक्स्ट दूसरा है मोल्डिंग एंड तीसरा हमारे पास है सिपेल हेमेटोमा। सो ये तीनों हमारे पास कॉमन वेरिएशंस है एंड ये 2 to 3 डेज या 1 to 2 वीक में रिजॉल्व हो जाती है। इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले हम कैपेट सैक्सेडिनम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली हार्मलेस स्काल्प चेंजेस है, जिसमें कि आपको बेबी का हेड जो होता है वो सॉफ्ट पपीसा एंड स्वेलिंग से आपको में नज़र आएंगी, और ये स्वेलिंग जस्ट हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू में ही होंगी, किसी जो पेरिओस्टल मेम्ब्रेन है उसमें नहीं होगी, जस्ट सबक्यूटेनियस स्वेलिंग होगी। अब ये हमारे पास ये स्वेलिंग्स होती क्यों हैं? ये हमारे पास दो कंडीशन में हो सकती है, वेजाइनल डिलीवरी में भी हो सकती है एंड वैक्यूम डिलीवरी में भी हो सकती है। अब इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, बेबी के हेड पर प्रेशर अप्लाई होता है। अब वेजाइनल डिलीवरी में अगर सर्विक्स हमारे पास प्रॉपरली डायलेट नहीं है और बेबी का जो हेड है वो बार बार स्ट्राइक कर रहा है सर्विक्स या वेजाइनल वॉल से, इस पर प्रेशर पड़ेगा, तो उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, वीनस रिटर्न हमारे पास डिक्रीज हो जाता है और फ्लूइड बिल्डअप होता है वेन्स में, और उसकी वजह से कैपिलरी प्रेशर राइज हो जाता है एंड जो सारा फ्लूइड होता है वो सबक्यूटेनियस एरिया में फ्लो होना, लीक होना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से आपको बेबी के हेड में स्वेलिंग नज़र आएगी। अब ये स्वेलिंग हमारे पास डिफ्यूज़ होगी, किसी एक सुचर लाइन में आपको नज़र नहीं आएंगी, पूरे हेड में आपको नज़र आएंगी। ये स्वेलिंग क्या करते हैं, क्रॉसेज द सुचर लाइन एंड डिक्रीजेज रैपिडली इन फ्यू डेज ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ। ये 2-3 दिनों में खुद ही रिजॉल्व हो जाती है, फ्लूइड रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पर्दे के इस डायग्राम में बताया गया है। ये हमारे पास हेड है, देन हमारे पास ब्रेन है ये हमारे पास, देन हमारे पास स्कल्प है एंड देन लास्ट में पेरिओस्टियल मेम्ब्रेन है ये रेड वाली, एंड देन हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यूज है हेड के। अब कैपेट सैक्सेडिनम में इस जगह पर सबक्यूटेनियस लेयर में हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड लीक हो जाता है। इस कंडीशन को हम कैपेट सैक्सेडिनम कहेंगे, जिसमें कि स्वेलिंग्स होती है, फ्लूइड बिल्डअप होता है बेबी के स्काल्प में, और इसमें और सिपेल हेमेटोमा में डिफरेंस ये कि इसमें हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड के बिल्डअप की वजह से ये स्वेलिंग होती है, और ये हमारे पास अंडर स्काल्प स्वेलिंग होती है। एंड नेक्स्ट हम सिपेल हेमाटोमा में पढ़ लेंगे, उसमें हमारे पास ब्लड की स्वेलिंग होती है और वो पेरिओस्टल मेम्ब्रेन में हमारे पास होती है। यहाँ पर पिक्चर में देखिए स्वेलिंग्स बेबी के हेड में आपको प्रॉपर नज़र आएंगी। देन हमारे पास मोल्डिंग के बारे में बताए गए हैं। मोल्डिंग हमारे पास टेम्पररी शेप चेंजिंग होती है बेबी के हेड में, किसी भी प्रेशर की वजह से या बोन की सुचर ओवरलैपिंग की वजह से होती है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व हो जाती है। देन हमारे पास सिपेल हेमाटोमा के बारे में बताया गया है। सिपेल हेमाटोमा भी हमारे पास एक स्काल्प चेंज है, जिसमें कि आपको लोकलाइज्ड स्वेलिंग नज़र आएगी। कैपेट सैक्सेडिनम में जनरलाइज्ड स्वेलिंग थी और इसमें हमारे पास लोकलाइज्ड स्वेलिंग होगी, और ये हमारे पास सब पेरिओस्टियल एक्सट्राविजेशन ऑफ ब्लड इसमें होती है। अब इसके नेम से ही जाहिर है, सब पेरिओस्टियल मींस कि ये पेरिओस्टियल मेम्ब्रेन में ही स्वेलिंग होगी। एक्सट्राविजेशन ऑफ ब्लड, सब पेरिओस्टियल मेम्ब्रेन में हमारे पास एक्सट्राविजेशन लीकेज ऑफ ब्लड हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। अब ये लीकेज ऑफ ब्लड क्यों होती है, जब कैपिलरीज हमारे पास
रप्चर हो जाते हैं। और ये हमारे पास फोर्सेप्स डिलीवरी में ज़्यादातर होता है। उसमें क्या होता है, बेबी के हेड पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से वेसल्स रप्चर हो जाते हैं एंड ब्लड जो होता है वो लीक आउट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड किसी एक ही सुचर लाइन में आपको स्वेलिंग नज़र आएगी। स्वेलिंग इंक्रीजेज इन साइज ऑन सेकेंड एंड थर्ड डे आफ्टर डिलीवरी। 2-3 दिनों में ये स्वेलिंग इंक्रीज होती है एंड हमारे पास 1-2 वीक में ये रिजॉल्व हो जाती है। ब्लड जो होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। स्वेलिंग डजंट क्रॉसेस सुचर लाइन, उसमें हमारे पास सुचर लाइन क्रॉस कर रहा था कैपेट सक्सिडिनम में एंड सेफेल हेमाटोमा में हमारे पास स्वेलिंग जो होती है वो किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में होगी, सुचर लाइन को वो क्रॉस नहीं करेगी। मे टेक सेवरल वीक्स आफ्टर बर्थ, और वो हमारे पास 1 to 2 डेज में रिजॉल्व हो जाता है एंड ये हमारे पास वीक्स में रिजॉल्व होता है। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड वेजल से हमारे पास ब्लड लीक आउट हुआ है और वो ब्लड सेल्स हमारे पास उनकी ब्रेकडाउन भी स्टार्ट हो जाती है। सो ब्लड सेल की जब ब्रेकडाउन होती है तो उसकी वजह से बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है, और जब बिलिरुबिन लेवल हमारे पास बढ़ेगा तो आपको बेबी में क्या नज़र आएगा, जॉन्डिस। सो ये एक स्पेसिफिक साइन ये भी है कि सेपेल हेमाटोमा में आपको क्या नज़र आएगा, बेबी में जॉन्डिस भी नज़र आ सकता है। सो ये हमारे पास सेपेल हेमाटोमा वाली कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेबी का नीचे हेड है, जरा ये हमारे पास बेबी का नीचे हेड है, इस पर हमारे पास ऊपर स्कल होता है एंड स्कल पर हमारे पास पेरीओस्टियल मेम्ब्रेन होती है एंड इस पेरीओस्टियल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर होती है। जब किसी भी वजह से इन ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है तो ये ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। इस पिक्चर में इस दिखाया गया है ये ब्लड की जो एक्यूमुलेशन हुई है एंड इसने क्या किया है, सुचर लाइन को क्रॉस नहीं किया है। किसी एक स्पेसिफिक सुचर लाइन में जब आपको स्वेलिंग नज़र आएगी तो वो सेपेल हेमाटोमा को इंडिकेट करेंगी। एंड दूसरा जो स्पेसिफिक साइन था सेपेल हेमाटोमा में वो हमारे पास जॉन्डिस था। इन बेबीज़ में आपको जॉन्डिस भी नज़र आएगा। एंड एक अदर स्पेसिफिक डिफरेंस सेपेल हेमाटोमा एंड कैपेट सक्सिडिनम में ये है कि इसमें ब्लड की एक्यूमुलेशन होती है एंड कैपेट सक्सिडिनम में जस्ट फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है। देन हमारे पास अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताया गया है जो कि हाइड्रोसिफिलस, मैक्रोसिफेली एंड क्लोज सुचर्स है। हाइड्रोसिफिलस में क्या होता है कि CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो एक्सेसिवली ब्रेन में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो CSF होता है ये हमारे पास 2 रीजन्स की वजह से एक्यूमुलेट होता है, या तो कहीं पर ब्लॉकेज हुई है उसकी वजह से CSF हमारे पास बिल्डअप हो रहा है, या हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, या रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास डिक्रीज हुई है। तो इस 2 वजह से हमारे पास क्या होता है, बेबी की हेड में हमारे पास बहुत ज़्यादा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और बेबी का हेड बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा आपको। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट 2 तरीक़ों से करते हैं। एक तो शंट पास कर लेते हैं बेबी को, जिसमें कि हमारे पास क्या करते हैं, ट्यूब इंसर्ट करते हैं बेबी के ब्रेन में एंड उस ट्यूब को ले जाकर बॉडी की किसी दूसरे पार्ट में इंसर्ट कर लेते हैं और ब्रेन से इस तरह वो फ्लूइड एब्डोमेन में या किसी दूसरी बॉडी पार्ट में वो क्या होता है,
लीक आउट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, हमने इसमें मॉनिटर करना होता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा CSF भी हमारे पास ना चला जाए, जिसकी वजह से हमारे पास अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो बेबी की ब्रेन डैमेज हो सकती है। एंड दूसरा तरीका हम एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी करते हैं, ETV। इसमें हम डायरेक्ट ब्रेन में होल करके कैथेटर को इंसर्ट करते हैं एंड एक्स्ट्रा CSF को निकाल लेते हैं। एंड ये नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन बताई गई है, मैक्रोसेफेली। सो ये हमारे पास इसमें क्या होता है, हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज होता है, और ये हमारे पास बिनाइन भी हो सकते हैं एंड पैथोलॉजिकल भी होता है। बिनाइन मैक्रोसेफेली फेमिलियल कॉन्जेनिटल कंडीशन भी हो सकती है, जिसमें कि मतलब उनकी फैमिलीज में बहुत ज़्यादा मतलब ये कंडीशन होती है कि बेबीज का हेड सरकमफेरेंस ज़्यादा होता है। और पैथोलॉजिकल में किसी भी सिंड्रोम की वजह से हो सकती है, किसी भी हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन की वजह से हो सकती है, या कोई ट्यूमर वगैरह है ना, तो उसकी वजह से मैक्रोसेफेली हो सकती है। मैक्रो मीन्स बिग एंड सेफेली मीन्स हेड। क्लोज सुचर वाली कंडीशन हमने पढ़ ली ऊपर, क्राइनियोसिनेस्टोसिस, उसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं। उसकी ट्रीटमेंट क्राइनोक्टमी के जरिए करते हैं। सुचर लाइन पहले स्कैल्प को कट करते हैं, फिर सुचर लाइन स्कल में बनाते हैं, और इस तरह फिर अलाउ करता है ब्रेन के नॉर्मल ग्रोथ को। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल जो फाइंडिंग डिस्कस की ये है। सबसे पहले आई कलर के बारे में बताया गया है कि स्लेट ग्रे या ब्लू कलर की आईज बेबी की नज़र आएंगी। बेबी की जो परमानेंट आई कलर होता है वो 6 to 12 मंथ में प्रॉपर डेवलप होता है। स्टार्ट में उसकी आई कलर चेंज होती रहती है मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से। देन नेक्स्ट बताया गया है कि टेयर्स बेबी की आईज में नहीं होंगे, क्योंकि जो टेयर ग्लैंड होते हैं वो 1 to 3 मंथ के बाद डेवलप होती है, एंड देन उसके बाद टेयरिंग स्टार्ट होती है। इसके पहले अगर न्यूनेट्स में आपको टेयरिंग नज़र आ जाए ना, तो वो किसी भी इन्फेक्शन या ब्लॉकेज को इंडिकेट करेंगी। देन नेक्स्ट हमारे पास फिक्सेशन एट टाइम विद एबिलिटी टू फॉलो ऑब्जेक्ट टू द मिड लाइन के बारे में बताया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बेबी के आइज़ के सामने लाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बेबी की एक साइड पर शो कर लिया, तो और बेबी उसको देखना स्टार्ट कर लेता है, तो जब भी आप वो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं एंड मिड लाइन तक लाते हैं, तो उसको वो बेबी फॉलो करता है, उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है टिल द मिड लाइन। लेकिन जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को अपोजिट साइड पर मूव करेंगे ना, तो बेबी उसको फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम हमारे पास बेबी की जो आइज मसल्स होते हैं एंड ब्रेन जो पाथवे है जो कि आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता उस टाइम तक। तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो अपोजिट साइड तक आई मूवमेंट नहीं कर सकता, उस ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट हमारे पास रेड रिफ्लेक्स के बारे में बताया गया है। So whenever you flash light in a baby's eyes, so उस वक्त आपको बेबी की आइज में एक रेड सा ग्लो नज़र आएगा। ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन होती है। अब ये रेड ग्लो क्यों होता है? जब भी आप लाइट फ्लैश करते हैं तो वो लाइट आइज के अंदर जाता है एंड रेटिनल कोरोइडल लेयर में रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है और रेड ग्लो शो करता है। एंड रेड ग्लो क्यों शो करता है? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं, तो ये जब भी उसकी साथ स्ट्राइक करता है एंड रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो वो रेड ग्लो सा शो करेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास ब्लिंक रिफ्लेक्स के बारे में बताया गया है। सो व्हेनेवर यू ब्रिंग एनी ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द बेबीज आईज, सो इन दैट कंडीशन बेबी स्टार्ट ब्लिंकिंग देयर आईज क्विकली। ये भी हमारे पास एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव
रिफ्लेक्स है। देन बताया गया है कि बेबी की आईब्रोज होंगे वो प्रॉपर स्मूथ एंड वेल अरेंज होंगी। कॉर्निया जो होगा वो ब्राइट एंड शाइनी होगा। एंड प्यूपल जो होंगी वो इक्वल एंड रिएक्टिव टू लाइट, उनकी साइज भी हमारे पास इक्वल होंगी एंड वो लाइट जब भी आप शो करते हैं तो वो रिएक्शन शो करेगा, मतलब रिएक्टिव होंगी। अब ये रिएक्टिव कैसी होंगी? जब भी आप लाइट फ्लैश करते हैं बेबी की आईज में तो प्यूपल जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं एंड जब आप लाइट हटाते हैं तो वो डायलेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल प्यूपल इक्वल एंड रिएक्टिव टू लाइट होंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पर पिक्चर शो किया गया है नॉर्मल आई का। देन हमारे पास बताया गया है एडमेटस आईलिड के बारे में। ये भी हमारे पास नॉर्मल होता है, बर्थ इंजरी की वजह से भी हो सकता है एंड मेटरनल हार्मोनल फ्लो की वजह से भी हो सकता है और ये हमारे पास 1 से 2 दिन में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये स्वेलिंग हमारे पास यूनिलेटरल हो, बायलेटरल ना हो, मतलब एक ही साइड पर आपको स्वेलिंग नज़र आ जाए और उससे कोई क्रस्टी डिस्चार्ज भी हो तो वो नॉर्मल नहीं है, वो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से है, इन्फेक्शन वगैरह है या कोई और कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास डेविएटेड फ्रॉम एक्सपेक्टेड फाइंडिंग बताई गई है। सबसे पहले डिस्चार्ज के बारे में बताया गया है। अगर बेबी की आई से डिस्चार्ज हो वो डिफरेंट कलर का हो, वाटरी हो या ग्रीनिश कलर का हो या ग्रे कलर का हो, तो वो किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर हमारे पास ओपेक लेंसेज हो, ये भी हमारे पास डेविएटेड फाइंडिंग है, नॉर्मल नहीं है। ओपेक लेंसेज हमारे पास क्लाउडी सी लेंसेज आपको नजर आएंगी और ये कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट को इंडिकेट करते हैं। एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स, अगर रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा तो ये भी हमारे पास नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। अब ये रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट ही होगा, सो ये हमारे पास कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट वाली कंडीशन में भी हो सकती है, रेटिनोब्लास्टोमा में वाली कंडीशन में हो सकती है। रेटिनोब्लास्टोमा हमारे पास एक बिनाइन मेलिग्नेंट कंडीशन है एंड रेटिनल डिटैचमेंट में भी हो सकता है, जिसमें कि रेटिना डिटैच हो जाता है आई की पोस्टीरियर वॉल से। देन नेक्स्ट हमारे पास एपिकैंथल फोल्ड्स के बारे में बताया गया है। सो स्किन के हमारे पास आईज के सराउंडिंग ये जो नोज के करीब स्किन होती है जिसने आई को कवर किया होता है थोड़ा बहुत, तो ये हमारे पास एपिकांथियल फोल्ड्स है। नेक्स्ट पीछे वाले पिक्चर में हम देख लेते हैं। हाँ, ये वाली स्किन जो हमारे पास रन करती है नियर द नोज और द आईज, ये हमारे पास एपिकांथल फोल्ड कहलाती है। अब एशियन जो लोग होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा आई के ऊपर ये लाइन आई हुई होती है, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें ना तो हमारे पास यहाँ पर नहीं होगी। तो अगर नॉर्मल हमारे एरिया में ये नज़र आ जाए ना तो ये ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में आपको नज़र आएंगी। देन नेक्स्ट हमारे पास अगर रिफ्लेक्सेस बेबी शो ना करे, ब्लिंक रिफ्लेक्स या रेड रिफ्लेक्स, तो ये भी हमारे पास नॉर्मल नहीं है। देन हमारे पास डोल्स आई रिफ्लेक्स के बारे में बताया गया है। अगर बेबी में हमारे पास 10 दिन के बाद भी वो डोल आई रिफ्लेक्स शो करे तो ये हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डैमेज को शो करेंगे। अब डोल्स आई रिफ्लेक्स हमारे पास है क्या? So whenever you move the head of the baby to one side and their eyes move and the opposite side, so ये हमारे पास डोल आई रिफ्लेक्स होता है। When the head is moved slowly to the right or left side, the eyes don't follow, adjust immediately to the position of the head. This reflex should not be elicited
fixation is present. The persistence of doll's eye reflex suggests neurological damage. अब ये रिफ्लेक्स हमारे पास ब्रेन स्टेम जो होता है हमारा वो कंट्रोल करते हैं एंड क्रेनियल नर्व। अगर ये रिफ्लेक्स परसिस्टेंट रहे हमारे पास तो वो ब्रेन स्टेम इंजरी या क्रेनियल नर्व डैमेज को शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताया गया है। सो ऐसा होता है ना कि बेबी की प्रोटेक्शन के लिए उनको प्रिवेंटिव कोई भी एंटीबायोटिक वाले आई ड्रॉप्स देते हैं। सो उसकी वजह से भी हमारे पास केमिकल कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवा की जो इन्फ्लेमेशन है वो हो सकती है। देन नेक्स्ट हमारे पास सब कंजक्टाइवल हेमरेज के बारे में बताया गया है। सो इसमें हमारे पास स्मॉल ब्लड वेसल अंडर द कंजक्टाइवा रप्चर हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको रेडिश से स्पॉट्स आई में नजर आएंगे एंड ये 1 to 2 वीक में खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। सो नेक्स्ट हम एयर की एक्सपेक्टेड फाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।